जीवन जीने का संघर्ष। ठीक है, अब फ्रांस की हम बात करते हैं तो फ्रांस की जनसंख्या जो था 1715 में 2.3 करोड़ थी। ठीक है, और 1789 में 2.8 करोड़ थी। कहने का मतलब इतने साल में इतना की वृद्धि हुई, 0.5 करोड़ की वृद्धि हुई। और अनाज का उत्पादन जो था वो कम था। कहने का मतलब अनाज का उत्पादन कम हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा हुआ है, तो प्रेशर पड़ रहा है किसानों पर। अब देखिए अब क्या हुआ, जिसके फलस्वरूप अमीर जो था और गरीब जो था, अमीर और भी अमीर होता चला गया, गरीब जो था और भी गरीब होता चला गया। इन दोनों के बीच का जो खाई था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और उस समय फ्रांस के आम जनता का मुख्य खाद्य पदार्थ जो था वो पावरोटी था। क्या था? पावरोटी था। यहां तक तो ठीक है। अब आते हैं नए वर्गों का उदय। अब आते हैं नए वर्ग का उदय। ये नए वर्ग जो थे ये तीसरे स्टेटस के लोग थे, जो शिक्षित हो गए थे, जो समृद्ध हो गए थे, समृद्ध जो बिजनेस के माध्यम से समृद्ध हुए थे। इन दोनों का मानना था कि जो जन्म से विशेषाधिकार जो था मिलता था लोगों को, खास करके प्रथम और द्वितीय स्टेट को जो लोगों को जन्म से विशेषाधिकार मिलता था उसकी समाप्त कर दी जाए। जॉन लॉक, जियां जॉक और रूसो ने भी समानता, स्वतंत्रता, समान अवसर का विचार भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसी के आधार पर उन्होंने जॉन लॉक, जियां जॉक और रूसो ने भी स्वतंत्रता, समानता और समान अवसर पर विचार प्रस्तुत किया है। देखिए, जॉन लॉक ने राजा के देवी सिद्धांत, राजा के देवी सिद्धांत, जैसे बहुत सारे राजा मानता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मैं ईश्वर का रूप में राज कर रहा हूं, और निरंकुश सिद्धांत जिस पर कोई अंकुश ना हो। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो। सिद्धांत का खंडन किया किसने? जॉन लॉक ने। और इसी विचारधारा को बढ़ाते हुए रूसो ने एक अनुबंध सरकार की स्थापना की बात कही। इसी के विरुद्ध जॉन लॉक की विचारधारा को बढ़ाते हुए रूसो ने क्या कहा कि एक अनुबंध सरकार की स्थापना की बात कही। अब आते हैं मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। देखिए, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात कही गई है। ठीक है, और अब हम पहले देखे थे कि फ्रांस और अमेरिका दोनों मिलकर ब्रिटेन के साथ में युद्ध लड़ते हैं 13 उपनिवेश के लिए। तो जो 13 उपनिवेश स्वतंत्र हुए थे उन्होंने इसी के माध्यम से अपना एक अलग सरकार बनाया। ठीक है, देखते हैं अब क्रांति की शुरुआत। किसकी शुरुआत? क्रांति की शुरुआत। तो देखिए, स्थिति फ्रांस की जो थी वो बहुत दयनीय स्थिति थी। इसलिए सरकार चाहती थी, सम्राट चाहता था कि कर में वृद्धि किया जाए। तो कर में वृद्धि करने के लिए वह सक्षम नहीं था, अकेले वो खुद कर को वृद्धि नहीं कर सकता था। इसके लिए क्या करना पड़ता था? तीनों स्टेटस के प्रतिनिधियों को बैठक बुलाना पड़ता था और उसकी अनुमति के बाद ही कोई कर निर्धारण किया जाता था। अब देखिए, इसका अंतिम बैठक जो हुआ था 1714 में हुआ था। अब प्रथम स्टेट और द्वितीय से 300 सदस्य जाते थे और तीसरे स्टेट से 600 सदस्य जाते थे। इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। महिलाओं का प्रवेश जो था वह वर्जित था। टोटल हो गए थे 12। और इसमें मत जो था वो प्रत्येक वर्ग को एक ही मत था। कहने का मतलब प्रथम स्टेट को एक मत था, इसको भी एक था, इसको भी एक था। तो कहने का मतलब क्या था कि इन दोनों का मत 2 हो जाता, इसका 1 हो जाता। कहने मतलब ये था कि इसकी मत का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। इसलिए तीसरे स्टेटस ने क्या कहा कि संपूर्ण मतदान किया जाए। कर की वृद्धि करने के लिए संपूर्ण मतदान के माध्यम से इस कर संबंधी प्रस्ताव को पारित किया जाए। तब सरकार ने उसका विरोध प्रारंभ कर दिया। अब हम एक बात बताते हैं, तीसरे स्टेटस ने क्या बोला? संपूर्ण मतदान की बात किया। तो रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसी बात को जिक्र किया है, इसी बात को जिक्र किया है। जब इसने बोला कि संपूर्ण मतदान किया जाए तो सम्राट एकदम घूम गया उसका दिमाग और ने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब ये जो तीसरे स्टेटस के जो लोग थे वो 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जाकर के एक सभा आयोजित किया। ठीक है, और उन्होंने खुद को, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और एक संविधान की नींव रखी। और इस संविधान का
निर्माण का मेन पर्पस जो था वो सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना था। अब इसके नेता जो थे, इस असेंबली के जो नेता थे वो मिराबियो थे। मिराबियो जो थे कुलीन वर्ग के जन्मा हुआ एक व्यक्ति था। इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, किस वर्ग का था? कुलीन वर्ग का था, और आबेसिये पादरी वर्ग का था। लेकिन इन दोनों का मानना था कि जन्म से जो विशेषाधिकार दिया गया है वो सही बात नहीं है। आबेसिये ने एक पत्रिका जारी किया था, उसमें लिखा था कि तीसरा स्टेटस क्या है, क्या है तीसरा स्टेटस। अब इसी समय जो था ठंड जो था वो काफी बढ़ गया था, ठंड जो था वो काफी बढ़ गया था, जिस कारण जो फसल थे वो बर्बाद हो गया। इसी दरमियान में ठंड अधिक बढ़ने के कारण फसल जो था वो बहुत बर्बाद हो गया था, जिस कारण जो लोग जो थे पावरोटी के तलाश में दुकानों की तरफ लाइन लगे हुए रहते थे। लेकिन जो दुकानदार जो थे वो जमाखोरी करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए महिलाओं ने, किसने? महिलाओं ने, इसलिए महिलाओं ने दुकानों पर हमला बोल दिया। और उसी समय 14 जुलाई 1789 को ही पेरिस में सेना का प्रवेश, कहने का मतलब एक अनुमति सेना को दिया गया था सम्राट के द्वारा कि आप जाकर के पेरिस में जो उथल पुथल है उसको शांत कीजिए। मतलब एक अफवाह फैल गया था कि जो सेना जो आ रहा है पेरिस में वो वहां के लोगों को जान मारने के लिए आ रहा है, डायरेक्ट गोली मारने के लिए आ रहा है। अब इतना भीड़ बेकाबू हो गया, महिला इतना उग्र हो गया कि उन्होंने अपने जन समूह को तैयार करके बास्तिल का किला को विध्वंस कर दिया। बास्तिल का किला जो था ये घृणा का प्रतीक था। बास्तिल का किला जो था वो घृणा का प्रतीक था, और उस बास्तिल के किला को विध्वंस कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? सरकार ने सेंसरशिप की समाप्ति कर दी। सेंसरशिप की समाप्ति कर दी, कहने का मतलब अब पुस्तक को, पत्रिका को लिखा जा सकता था। अब देखिए बात यहां पे आ रहा है, सेंसरशिप को समाप्ति कर दी थी। अब सरकार को लग रहा था, सम्राट को ये लग रहा था कि ये जो समुदाय है, नेशनल असेंबली है, इसकी शक्तियों को वो देख रहा था, जानने लगा था, पहचानने लगा था। कहीं ना कहीं उसके मन में डर आ गया था। तो उन्होंने क्या बोला कि हम आपको संविधान बनाने की अनुमति देते हैं, और इसको भी मान्यता दे दिया। संविधान बनाने को अनुमति देता है, कहने का मतलब अपनी शक्ति को कम करने की, रोकने की अनुमति देता है। ठीक है, तो अब देखिए इस नेशनल असेंबली ने क्या किया, 4 अगस्त 1789 की रात को करों कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कानून पारित किया। और इस कानून का फायदा क्या हुआ बताते हैं अभी। इस कानून के तहत विशेषाधिकार जो जन्म से संबंधित था उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, धार्मिक कर को भी समाप्त कर दिया गया, और चर्च की स्वामित्व भूमि जो था उसको जब्त कर लिया गया। इसके फलस्वरूप 10 अरब लिब्रे का फायदा हुआ सरकार को। 10 अरब लिब्रे का फायदा हुआ सरकार को। देखिए नेशनल असेंबली में 1791 में, कब? 1791 में संविधान का जो प्रारूप था वो पूरा कर लिया था। ठीक है, और सम्राट की शक्तियों का विभाजन था जो था वो 3 पार्ट में कर दिया था, एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। विधायिका के रूप में नेशनल असेंबली काम कर रही थी, कहने का मतलब कानून बनाने का अधिकार जो था वो नेशनल असेंबली के पास रहा था। और इस असेंबली का जो चुनाव जो होता था वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था, कहने का मतलब नागरिक जो थे वो डायरेक्ट नेशनल असेंबली के सदस्य को नहीं चुनते थे, बल्कि नागरिक जो थे वो एक निर्वाचक मंडल को चुनते थे, निर्वाचक समूह को चुनते थे, और वही निर्वाचक समूह मिलकर असेंबली का चुनाव, असेंबली के सदस्यों का चुनाव करते थे। और इन नागरिकों का उम्र कितना होना चाहिए था? 25 वर्ष होना चाहिए था कम से कम। वे ही वोट देने का अधिकार था, मत देने का अधिकार था, जो कम से कम 3 दिन मजदूरी के बराबर जो कर देता था। ठीक है, वही मतदान का अधिकार, उन्हीं को मतदान का अधिकार मिला था। और इसमें से निष्क्रिय कौन था? महिला थी, कहने का मतलब महिलाओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। संविधान की शुरुआत जो था वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ हुआ था। संविधान की जो शुरुआत जो हुई थी वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ हुआ था।
और इसमें नागरिकों के 3 अधिकार की बात कहा गया था। इसमें जीवन का अधिकार था, अभिव्यक्ति का अधिकार था, कानून का अधिकार था। ठीक है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है सभी को अपने विचार रखने का, और कानून के नजर में सब व्यक्ति समान था। ये अधिकार जो था वह नरसैंगिक और अहर्निश अधिकार था। नरसैंगिक का मतलब होता है जिसे जन्म से मिला हुआ अधिकार, ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होता, और अहर्निश जो कभी किसी से छीना नहीं जाता हो, ये अधिकार दिया गया था। अब नेक्स्ट पार्ट मेरा है राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, मतलब राजा का शासन का कहानी का द एंड। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बोल दिया। अब देखिए, क्योंकि लुई 16 जो था एक राजा था, राजा के साथ साथ एक कूटनीतिज्ञ भी था। ये एक तो इधर नेशनल असेंबली को संविधान बनाने का तो काम दे दिया था, बोला कि मेरी शक्तियों का जो है, मेरी शक्ति उसका आप विभाजन कर सकते हो, आप उस पर अंकुश लगा सकते हो। तो दूसरी तरफ क्या था कि परसा के साथ में इनका कूटनीतिक संबंध चल रहा था। ठीक है, दोनों ही मौके के तलाश में था, दोनों ही मौके के तलाश में था, और ये चाहता था लुई 16 कि फ्रांस में जो विरोध उत्पन्न हो रहा है वो फरसा से सैनिक को बुला करके इस विरोध को समाप्त किया जाए। इसलिए 1789 में एक बात हुआ कि हम आपको सैनिक भेजेंगे। फरसा ने बोला हम आपको सैनिक भेजेंगे, लेकिन क्या हुआ कि सैनिक भेजने से पहले 1792 में नेशनल असेंबली ने फरसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दिया। एक बड़ी बात मैं बोलना भूल गया था, अब फ्रांस की जो गतिविधि जो हो रहा था ना, तो आसपास के जितने राजतांत्रिक देश थे, राजतंत्र देश थे फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के राजतंत्र देश जितने भी सारे थे वे इससे चिंतित थे यहाँ के माहौल को देख करके। ठीक है, अब देखिए 1792 में फरसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया था नेशनल असेंबली ने। अब युद्ध तो शुरू हो गया था। उसी समय एक कवि रॉजर डी लाई एक कवि थे, इन्होंने एक मार्शले गीत गाया था। तो मार्सिलोन के स्वयंसेवकों ने जब पेरिस की ओर जा रहे थे तो उस समय जाते समय इस गीत को गाए। ठीक है, जिसके फलस्वरूप इस गीत का नाम जो था वो मार्शले रह गया, और अभी वर्तमान समय में फ्रांस की ये राष्ट्रगान है। ठीक है, अभी वर्तमान के समय में मार्शले जो है फ्रांस की राष्ट्रगान है। अब हम आगे देखेंगे जैकोबिन क्लब के बारे में। फ्रांस की एक बड़ी आबादी को लगता था कि क्रांति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था, क्योंकि 1791 में जो संविधान बना था, 1791 में जो संविधान बना था वह संविधान जो था वह सिर्फ अमीरों के लिए था, अमीरों को राजनीतिक इच्छाओं को पूर्ति करता था, गरीबों के लिए पूर्ति करता था। इसलिए ये जो लोग जो थे वह विभिन्न क्लबों के माध्यम से जाकर इकट्ठा होते थे और वहां के माध्यम से सरकार की नीतियों की चर्चा करते थे। उन सारे क्लबों में से एक क्लब था जैकोबिन क्लब, जो बहुत फेमस था, और इस क्लब का नाम जो था भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया था। और इसके जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे? जूता बनाने वाले थे, पेस्ट्री बनाने वाले थे, छोटे दुकानदार थे, मजदूर थे। ठीक है, और इनका पहनावा जो था वो धारीदार पतलून की तरह था, घुटने तक वो दिखाई नहीं देता था, घुटने से नीचे तक था पतलून, धारीदार, लाइन लाइन इस तरह से। और वे इसलिए पहनते थे क्योंकि वह कुलीनों से अलग दिखना चाहते थे, हटकर दिखना चाहते थे। और इसके नेता का नाम था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। इसके नेता का नाम क्या था? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिनों को क्या कहा जाता था? सोकुलात भी कहा जाता था। जैकोबिनों को सोकुलात भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था बिना घुटने वाले, बिना घुटने वाले। ये जो लोग जो थे वो लाल रंग की टोपी पहनते थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य जो थे वो लाल रंग की टोपी पहनते थे, और जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता का प्रतीक था। अब हम बात करते हैं कि महंगाई और अभाव के कारण जैकोबिन क्लब के जो सदस्य जो थे वह महंगाई और अभाव के कारण पेरिस को जनता को साथ करके
10 अगस्त को, कब? 10 अगस्त को टियोरेली महल पर धावा कर दिया और वहां पे से राजा को बंदी बना लिया गया तथा उसके बॉडीगार्ड सुरक्षा कर्मी जो थे उसको मार दिया गया तथा शाही परिवारों को भी बंदी बना करके जेल में डाल दिया। और उन्होंने एक नया संविधान का निर्माण किया। उन्होंने एक नया संविधान का निर्माण किया जिसे कन्वेंशन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन नाम दिया गया। और उन्होंने घोषणा किया, इस संविधान के माध्यम से घोषणा किया, कब? 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र की समाप्त कर दिया जाता है और राजा को जो था उन्होंने 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी दिया जाता है। लुई 16 को किस आरोप में? देशद्रोह के आरोप में उसको फांसी दे दिया जाता है। और कुछ समय बाद उसकी पत्नी का भी यही हश्र होता है। अब हम आते हैं आतंक का युग, फ्रांस में आतंक का युग। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। अब आतंक का युद्ध 1793 से 1794 किसके शासनकाल के? रोबेस्पियर के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि ये जो था वो सख्त व्यक्ति था, नियम को बहुत सख्ती से पालन करता था, ठीक है। और गणतंत्र के विरोधी को, गणतंत्र के विरोधी जो भी व्यक्ति गणतंत्र का विरोधी होता था उसको पकड़कर मुकदमा चलाया जाता था और उस पर सजा दिया जाता था। और सजा क्या दिया जाता था? गिलोटिन में सजा दिया जाता था, मौत की सजा दिया जाता था। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन जो था, दो खंभों के बीच एक आरी होती थी। दो खंभों के बीच में क्या होती थी? एक आरी होती थी, जहां पे सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, मतलब सर गर्दन को अलग कर दिया जाता था। और इस गिलोटिन का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। अब इसी रोबेस्पियर के शासनकाल में हम देखते हैं परंपरागत मानसूर, जिसको महाशय बोलते हैं, पुरुषों के लिए किसका वर्ड इस्तेमाल किया जाता था? मानसूर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब उसको क्या कहा जा रहा था? सितोयेन कहा जा रहा था। और वही मदाम, महिलाओं को महोदया, मदाम को अब क्या कहा जाने लगा था? सितोयेन कहा जाने लगा था। अब देखिए ये रोबेस्पियर की बात हम करते हैं। रोबेस्पियर पर भी रोबेस्पियर भी उस पर आरोप लगाया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया, ठीक है। और वो भी मुकदमा क्या था? देशद्रोह का मुकदमा था। रोबेस्पियर पे भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और उसको भी यही सजा दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। किसमें? गिलेटिन में मौत के घाट उतार दिया गया था। अब इसका समाप्त होने के बाद, जैकोबिन शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद एक नए वर्ग का उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ठीक है। और इस वर्ग ने क्या किया? एक नया संविधान बनाया। इसने क्या किया? एक अपना नया संविधान बनाया और इस संविधान के माध्यम से 2 विधान परिषद का प्रावधान करने की बात कही गया था। और इसमें से विधान परिषद में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका का भी गठन किया गया था, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। मतलब विधान परिषद द्वारा इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था? डायरेक्टरी कहा जाता था। इसको डायरेक्टरी शासन व्यवस्था भी बोल सकते थे। लेकिन बात यहाँ पे यह था कि विधान परिषद, क्या विधान परिषद और डायरेक्टरी के बीच में इतना तालमेल जो था वो बहुत खराब तालमेल था, ठीक है। जिस कारण तुम्हारा नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। कहने का मतलब है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय का सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है डायरेक्टरी शासन व्यवस्था को जाता है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं। बात आता है कि क्या महिलाओं ने भी क्रांति की थी? क्या महिलाओं ने भी क्रांति की थी? देखो, पेरिस के अलग अलग इलाकों में लगभग 60 क्लब थे। कितने क्लब थे? 60 क्लब थे। उनमें से एक क्लब जो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन। क्या था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन नामक एक क्लब था, ठीक है, जो बहुत फेमस क्लब था, प्रसिद्ध क्लब था, ठीक है। अब महिलाएं जो थी, 1791 में जो संविधान बना था, मैंने पहले बताया कि जो 1791 में संविधान बना था उसमें निष्क्रिय रखा गया था महिलाओं को। कहने का मतलब मताधिकार से उसको वंचित रखा गया था, वोट देने का अधिकार से उसको वंचित रखा गया। तो उन्हीं के फलस्वरूप क्या हुआ? 1791 के अपनी गुस्सा को दिखाने के लिए महिलाओं ने आंदोलन जारी कर दिया और ये आंदोलन जारी रहा जब तक कि उसे
ये अधिकार नहीं मिल गया। और अंततः वो अधिकार कब मिला? 1946 में उन्हें प्राप्त हुआ फ्रांस में। अब इसी प्रकार एक महिला थी जिसका नाम था ओलम्प द गूज। क्या नाम था? ओलम्प द गूज। वो एक क्रांतिकारी महिला थी। 1791 का संविधान, ठीक है, प्लस 1793 में महिला क्लबों की बंदी का विरोध। इन्होंने क्या किया था? 1791 में जो संविधान बना था उसमें महिलाओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, तथा 1793 में क्या किया सरकार ने? महिला क्लब की बंदी कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप जैकोबिन सरकार और कन्वेंशन का विरोध किया। तो कन्वेंशन ने क्या किया? इस पर देशद्रोह का मुकदमा लगवाया और इसे तुरंत फांसी दे दिया गया। इसे तुरंत फांसी दे दिया गया। किसे? ओलम्प द गूज को। आपको याद होगा दास प्रथा के बारे में हम देख लेते हैं। फ्रांस के दास प्रथा के बारे में 1794 के कन्वेंशन में दास मुक्ति कानून पारित किया गया था। 1794 के कन्वेंशन में दास मुक्ति कानून पारित किया गया था, लेकिन ये कानून जो था वो कुछ ही समय के लिए था, मात्र 10 वर्ष के लिए ही था। कितने वर्ष के लिए था? 10 वर्षों के लिए था। लेकिन जैसे ही नेपोलियन ने आया, नेपोलियन ने क्या किया? दास प्रथा को फिर से लागू कर दिया। और अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणी क्षेत्र के जो निवासी थे निग्रो, निग्रो का एक अपमानजनक शब्द है। निग्रो जो है एक अपमानजनक शब्द है, अभी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेपोलियन ने क्या किया? दास प्रथा को लागू कर दिया बागान मालिकों के लिए। और बागान मालिक जो था वे निग्रो जनजाति जो थे, जो दास जो थे, उसको खरीद करके लाते थे अपने फायदे के लिए, आर्थिक हित के लिए लाते थे। दास प्रथा का उन्मूलन जो था वो 1848 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, कानून लाया गया था। अब नेपोलियन जो था 1804 में नेपोलियन जो था वो सम्राट बना था, और वो अपने आप को आधुनिकीकरण का अग्रदूत कहता था। वो अपने आप को क्या कहता था? आधुनिकीकरण का अग्रदूत कहता था। शुरुआत में लोगों को लगता था, शुरू में लोगों को लगता था कि नेपोलियन जो है हमारे मुक्तिदाता है। नेपोलियन क्या है? हमारे मुक्तिदाता है। लेकिन कुछ समय के बाद वे जो लोग थे नेपोलियन से खुद मुक्ति पाने के लिए सोचने लगे थे। ठीक है, नेपोलियन ने दो काम किया था। निजी संपत्ति की सुरक्षा, बहुत सारे काम किया था, लेकिन आपके सब्जेक्ट मैटर में 2 काम दिखाया गया है। निजी संपत्ति की सुरक्षा प्लस दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की व्यवस्था, इसका खिलाफ कोई नहीं कर सकता था। ये एक ऐसा व्यक्ति जो था, ये 10 से 15 साल तक ही शासन किया और ये लगभग पूरे यूरोप पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। लेकिन जितना जल्दी ये ऊपर भी गया था उतना जल्दी ये नीचे भी आया, और अंततः 1815 में वाटरलू के युद्ध में इसकी हार हुई। अब हम बात करते हैं हमारे भारत के 2 महान नायक हो सकते हैं, नायक, समाज सुधारक, आधुनिक राष्ट्र के पितामह टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। ये 2 ऐसे व्यक्ति जो थे, ये फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, अब हम आपको कुछ बताएंगे, कुछ फ्रांस के प्रतीक चिन्ह के बारे में बताएंगे। आपको उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद मेरा ये लेसन जो है वह समाप्त हो जाएगा। पहला चीज ये था कि टूटी हुई जंजीर जो था, टूटी हुई जंजीर जो था दासों की आजादी का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? दासों की आजादी का प्रतीक था। और राजदंड जो था वह शाही सत्ता का प्रतीक था। शाही सत्ता का प्रतीक था। और सांप, ये जो सांप जो था, सांप को अपनी पूंछ जो अपने मुंह में लिए हुए, ये किसका प्रतीक था? ये समानता का प्रतीक था। कहने का मतलब सब कोई क्या है? बराबर है, इसका कोई और छोर नहीं है।
नीला सफेद लाल, नीला सफेद लाल, ये जो है फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है। क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है। और डेनोवली स्त्री, डेनोवली स्त्री जो है, डेनोवली स्त्री जो है वो कानून के मान्य प्रूफ है, कानून का मानवीय रूप है। इसी के साथ में मेरा ये लेसन समाप्त होता है। यदि ये आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आप इस तरह का वीडियो जो है आप मेरे YouTube चैनल महादेव रविदास में देख सकते हैं। ठीक है, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।